Hello students, welcome back to Prepon. These days we are studying DPSPs, Directive Principles of State Policy. पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको DPSP के बारे में पहले कंसेप्ट समझाया, उनका उद्देश्य समझाया और फिर बताया कि आर्टिकल 38 अल्टीमेटली एंजॉइन करता है अपॉन द स्टेट टू डू व्हाट, टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय अंडरटेकिंग वेरियस पॉलिसीज, और जो पॉलिसी बनाएगा उसका बेसिस दिया हुआ है। तो आर्टिकल 39 से 51 तक वो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट की जो कवर की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल राइट्स है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने ये बताया पिछले लेक्चर में, आर्टिकल 39 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग स्टेट को बताता है कि आप एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल होना चाहिए 39 स्मॉल ए में। 39 स्मॉल बी में कहता है कि जो भौतिक संसाधन है, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शुड बी यूज्ड फॉर द कॉमन गुड। जो देश के संसाधन हैं हर तरीके के, वो सभी के लिए इस्तेमाल हो, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे कुछ इस्तेमाल करें सबका फ़ायदा हो। और 39 स्मॉल सी कहता है कि नो देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब पैसा कुछ इस तरीके से कमाया जाए कि कुछ ही हाथों में सिमट के न रह जाए, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बनाएं, लाइसेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करें कि कुछ ही बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा ना हो, सभी लोग एंटरप्रेन्योर बन पाएँ, सभी लोग अपने लिए पैसा कमा पाएँ और पैसा एक तरफा चाल ना चले, सबके पास पहुँचे। ये मैंने आपको बताया था 39 बी और सी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए हुआ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा आगे। 39 स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर दे आर, यू कैन से दे आर एज इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। आगे देखेंगे ऐसे। आर्टिकल 39 डी में मैंने बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये भी बताया लेटेस्ट केस आपको कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है इट कैन बी इक्वलेंट टू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये जेंडर जस्टिस की तरफ भी ले जाता है, सबको उतने काम के लिए उतना ही पैसा दिया जाए। ई और एफ एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। 39 स्मॉल ई कहता है कि वर्कर्स, मैन, वीमेन या चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हों, उनसे ऐसे काम ना कराए जाएं जो उनकी एज के लिए सही नहीं है, उनको मजबूरीवश करने पड़े, ऐसे काम ना कराए जाएं। उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ एब्यूज ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल किया जाए, उनको वो काम दिए जाए जो उनके एज के हिसाब से हैं। या ये हम ये भी मान सकते हैं कि बाल श्रम आर्टिकल 39 ई में नहीं होना चाहिए। और 39 एफ तो साफ साफ कहता है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो फ्रीडम में हो, डिग्निटी में हो और उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो, साथ साथ यूथ और चाइल्डहुड एक्सप्लॉइट ना हो। ऐसा ना हो कि यूथ और चाइल्डहुड में वो ऐसे कामों में पड़ जाएं जो अनैतिक कार्य हैं या भौतिक कारणों की वजह से वो गलत रास्ते पे चले जाएं, इसलिए उनकी ऊर्जा का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो, ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। फिर बताया इस आर्टिकल 39 कैपिटल ए एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है कि देयर शुड बी इक्वल जस्टिस एंड फॉर दैट पर्पस इफ समबडी इज नॉट एबल टू हैव इक्वल जस्टिस गिव हिम व्हाट, फ्री लीगल एड। सरकारें ये योजना बनाए, पॉलिसी बनाए, स्कीम्स बनाए ताकि लोगों को फ्री लीगल एड दी जा सके। ये मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, और ये भी बताया कि इसके लिए हो सकता है बनाया गया एक कानून, दैट इज दिस वन, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसके तहत सरकारों ने बहुत सारी अथॉरिटीज़ बना रखी हैं जिनका काम है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर आपको सरकार डिफेंस मुहैया कराएगी। मतलब नेचुरल जस्टिस की थ्योरी भी फुलफिल होती है कि कोई बिना सुने किसी को सज़ा ना हो जाए, पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में टेली लॉ स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया कि न्याय मित्र स्कीम हुआ करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रो बोनो पब्लिको, मतलब आप प्रो बोनो पब्लिको में भी आप चाहें तो लीगल न्याय के लिए सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब करते हैं डिस्कस अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। आपको याद रखना होगा पंचायती राज सिस्टम पर संविधान सभा में जब बन रहा था
तो इस पे डिस्कशन हुआ, लेकिन पंचायती राज सिस्टम को फुल फ्लेजेडली नहीं रखा गया। जो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गांधी जी के विचार थे, उनको जगह तो दी गई लेकिन बहुत थोड़े स्तर पर रखे गए। जो गांधी जी का सिस्टम था उसके अनुसार कुछ पंचायतों को ही एम्पावर करना चाहिए, ऐसा वो उनका विचार था। उस पर डिस्कशन तो हुआ बट सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया और इसे फंड डीपीएसपी में ले लिया गया। मतलब शुरुआत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिर्फ आर्टिकल 40 ही संविधान में हुआ करता था, बाकी सब बाद में आया। आर्टिकल 40 ये कहता है स्टेट शैल अंडरटेक स्टेप्स, सरकारों को स्टेप्स लेने होंगे टू ऑर्गेनाइज व्हाट विलेज पंचायत, विलेज पंचायत बनाए, ऐसे स्टेप्स लें और एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सरकारें ऐसे कदम उठाएं, ऐसे स्टेप्स लें ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए। कैसे? विलेज पंचायतों को पावर दें, एम्पावर करें, उनको फंक्शंस दें, अथॉरिटी दें, ताकि दे कैन सक्सेसफुली एफिशिएंटली वर्क एज यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 में ये एक प्रोविजन है जहां पंचायतों के लिए आप खुद काम कर लीजिए। संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल लिख के छोड़ दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मतलब स्टेट पॉलिसी बनाया, पार्लियामेंट लॉ बनाए। इस पे बहुत काम हुआ। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो मास लेवल पे शुरू हुआ था डेवलपमेंटल कार्यों के लिए भारत में 1952 में। और इसी को जब रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को सीडीपी को तो रिव्यू करना ही था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, साथ साथ उन्हें यह भी सजेस्ट करना था कि पंचायती राज सिस्टम कैसे स्टेब्लिश किया जाए। उन्होंने कहा, रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा 3 लेवल पे होना चाहिए। मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। हर गांव में हो पंचायत, गांव के समूह के ऊपर हो विलेज पंचायत, और पंचायत समितियां हो, और पंचायत समितियों के ऊपर होना चाहिए जिला परिषद। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है जिला परिषद, ब्लॉक की पंचायत है पंचायत समिति, और गांव की पंचायत है विलेज पंचायत। और भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी इसमें। इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ और पहली पंचायत नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को शुरू होती है। इट वॉज द फर्स्ट पंचायत स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दिस पर्टिकुलर नागौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बहुत सारी पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत तो कर दी गई, बट बहुत क्लियर कट कोई डायरेक्शन या योजना नहीं बन पाई थी, इसलिए बहुत टूट फूट तरीके से होता रहा। इस पे काम फर्दर होने लगा। अशोक मेहता कमेटी आई, हनुमंता राव कमेटी आई, जीवीके राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, ये सब याद रखेंगे। ये आपको मेन बता रहा हूँ मैं, और भी इसके बीच में है। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम की बात की, ऐसे ही हनुमंता राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी। और ये कहा गया जब तक पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन करेंगे, जब तक इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देंगे, तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये जब हुआ तो फिर कोशिश पहले हुई, फाइनली कोशिश सक्सेसफुल हुई जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1992 में, और संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया। पार्ट 9 जोड़ा गया। आप बोलेंगे पार्ट 9 कैसे जोड़ दिया गया? पार्ट 9 तो पहले भी था। पार्ट 9 का जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिलीट हो चुका था, तो पार्ट 9 को अब नाम दे दिया गया पंचायत। और शेड्यूल 11 जिसमें पंचायतों के 29 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे पंचायतें काम करेंगी। और आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक पंचायतों के प्रोविजंस दिए हुए हैं। मतलब हर आर्टिकल में पंचायत का ये ड्यूरेशन होगी, ऐसे एम्पावर होगी, ये इलेक्शंस होंगे, ये उनका फाइनेंस कमीशन है, ये एलिजिबिलिटी टू वोट है, ये एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट है। हर चीज पंचायत की डिफाइन कर दी गई। आर्टिकल 40 में तो बस राज्यों को, स्टेट को स्टेप्स लेने के लिए कहा गया था कि विलेज पंचायत को आप एम्पावर करें, ऑथराइज करें, ताकि वो यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए। उसके लिए फाइनली काम इन द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव, जब पार्ट 9 को नाम दे दिया गया पंचायत, और पंचायतों की लिस्ट शेड्यूल 11 में है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जिन पे पंचायतें काम करेंगी। और आर्टिकल 243 से 243 तक पंचायतों के प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऐसे ही इसी में 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और पार्ट 9A ऐड कर दिया गया, जिसका सब्जेक्ट मैटर म्यूनिसिपैलिटीज है। और शेड्यूल 12 जिसमें 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पे म्यूनिसिपैलिटीज काम करेंगी। इस तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट
दैट इज पंचायत इज रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड दिस इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को विस्तार से बता दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक संविधान में इनको जगह नहीं देंगे तब तक इस पे काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम होने लगा और मोर और लेस अब हर 5 साल में इलेक्शन कराने अनिवार्य हो जाते हैं। इनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हुआ करता है, वो देखता है इनके इलेक्शंस को। जैसे दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, वो देखेगा। इनको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इनके चुनाव नहीं कराता। तो इनके डिटेल्स में जब जाएंगे बाद में, तब पंचायतों में देख सकते हैं हम क्या क्या इंटरनल प्रोविजंस है पंचायती राज सिस्टम के। जैसे आर्टिकल 243 से 243 P तक पंचायत है, इसी तरीके से आर्टिकल 243 Q से लेकर O से लेकर 243 ZG तक म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो बेसिकली स्टेब्लिश हो जाते हैं बाई दिस थिंग। तो आपको याद रखना होगा, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, उससे शुरुआत हुई नागौर में, उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को, उसके बाद फिर अशोक मेहता कमेटी आती है, हनुमंतराव कमेटी आती है, जीवीके राव कमेटी आती है, LM सिंघवी कमेटी 1986 में आती है। और ये बताया गया कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं होगा तब तक पंचायती राज इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में इन द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव दो पूरा ही ओवरऑल हो जाता है और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के सारे प्रोविजन इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। दिस वॉज द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 को मैंडेट को फॉलो किया पार्लियामेंट ने और पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था को बिल्कुल स्थापित कर दिया बाय दिस थिंग। आर्टिकल 41 अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये इसका मैंने आपको बताया आर्टिकल बहुत सारे याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 40 में इस्टेब्लिश किया जाता है पंचायती राज सिस्टम, उसी में मैंडेट है। आर्टिकल 41 फिर डेवलपमेंटल आर्टिकल है। ये कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये देखिए इसमें 3 मुद्दे लिए गए हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये कहता है सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब सरकारों की जहां तक हैसियत है, जहां तक उनका डेवलपमेंट उन्हें अलाउ करता है, जहां तक उनकी आर्थिक क्षमता उन्हें अलाउ करती है, उस हद तक स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट अचीव्ड बाय द स्टेट। जहां तक हो सके कोशिश की जाए। मतलब मैंने क्या बताया, डीपीएसपी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। सरकारें जहां तक कर सके, जहां तक उनकी आर्थिक क्षमता कहे, वहां तक वो लोगों को राइट टू वर्क दे, राइट टू एजुकेशन दे, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस दें, उन्हें सहायता दें, सरकार से सहायता दें, कम से कम इन द केस ऑफ सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबलमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जहां तक हो सके, जहां तक आर्थिक क्षमता हो, सबको राइट टू वर्क देने की कोशिश करें, राइट टू एजुकेशन देने की कोशिश करें और सरकारी सहायता मिले इन द केस ऑफ, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ बीमार व्यक्तियों को सहायता मिले, ओल्ड एज के लोगों को सहायता मिले, जो डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको सहायता मिले और बेरोजगारी भत्ता भी देने की कोशिश की जाए जहां तक ऐसा हो सके, ऐसी कोशिश हो सके। मतलब बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की ये बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात ये आर्टिकल करता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, जहां तक हो सके ऐसा किया जाए। और आर्टिकल 41 में बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती रहती है, जैसे कि एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, 1995 में शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ये सबसे बड़ी योजना है जो आर्टिकल 41 में बनाई गई थी। आर्टिकल 41 में ही आपको मनरेगा एक योजना है, राइट टू वर्क देने की कोशिश की जाती है। मनरेगा को भी हम इसी में मान सकते हैं। देखिए मनरेगा के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी टूथ एक्ट पास किया था 2005 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। ये छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। 2005 में एक कानून पास हुआ था, इसका मतलब मनरेगा एक लॉ है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। अगर राइट टू वर्क अंडर मनरेगा पूछा जाए कि राइट टू वर्क कैसा राइट है, तो आप बोल देंगे स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है। कैसे है? क्योंकि ये हमको मनरेगा से मिलता है। मनरेगा एक कानून है, ये कानून के तहत ऐसा होता है टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर घर में एडल्ट मेंबर्स को 100 दिन के वार्षिक रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो कार्य होगा वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की बात कर रहे हैं।
अनस्किल्ड मैनुअल लेबर आपको देने की गारंटी करते हैं, कम से कम 100 दिन का देंगे आपको, और हर घर में जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनको दिया जाएगा। ये 2006 में फोर्स में आया और शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट में चला। बाद में एक्ट में चेंज हुआ, इसका नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट हुआ करता था, बाद में इसमें गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया इसमें जब चेंज हुआ। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं बनी। शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर ये बाद में 130 डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया गया और फाइनली 644 डिस्ट्रिक्ट में ये अप्लाई होता है, सभी को कवर करता है। ये आर्टिकल 41 का एक और एग्जाम्पल है जिसमें रूरल लेवल पर सबको रोजगार देने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ओल्ड पीपल के लिए, सिक लोगों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाती है। ऐसे ही जो हियरिंग इम्पेयर्ड बुजुर्ग होते हैं उनको जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको कैंप लगा के फ्री बांटे जाते हैं। वयोश्री योजना है ना, वयोश्री योजना इसका नाम है, जिसके तहत उनको बैसाखियाँ दी जा सकती हैं या उनका आंखों का ऑपरेशन गवर्नमेंट फ्री करा सकती है। ये सब आर्टिकल 41 से निकलता है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हम मान सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। इसमें बीपीएल कैटेगरी के नीचे के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जाती हैं। कैंप लगता है, इन्हीं कैंप्स में लोगों को ये डिवाइसेस बांटी जाती हैं ताकि उनका जीवन किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो जहाँ तक हो सके जीवन यापन अपने शारीरिक क्षमता से ही कर सकें। ओल्ड एज में एक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है, जब जो हम लोग हैं, बच्चे हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स की देखभाल बंद कर दे, तो उनकी जो डिसेबिलिटी है, फिजिकल चैलेंज उनके हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ये सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 आर्टिकल 41 का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दिस इज आर्टिकल 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसे समझ लेंगे तो आप चाहे ऐसे लिखना हो या कोई और सोशल जस्टिस का आंसर लिखना हो, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अगर इनको आप ठीक से समझने लगेंगे। अगर आप पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए तो आपका वो इंक्लिनेशन बन जाएगा, ओरिएंटेशन बन जाएगा, जिसमें आप बहुत अच्छा आंसर या ऐसे या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस डीपीएसपी से आ जाते हैं। आर्टिकल 42, आर्टिकल को याद करना जरूरी नहीं है। यह कहता है ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जो काम करने की जगहें हैं वो जस्ट हो, ह्यूमेन हो, फैक्ट्रियां वगैरह हैं जहाँ काम होता है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ प्रॉपर पीने का पानी हो, वहाँ पर टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, मतलब जो काम करने की जगहें हैं वहाँ के हालात ऐसे हों जो बेहतर हो ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कम से कम ह्यूमन लेवल पर उनको सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं। महिलाएं हैं, उनके साथ अगर महिला वर्कर्स भी उस वर्क प्लेस पे काम करती हैं तो उनके लिए अलग से वॉशरूम या टॉयलेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशंस ऑफ वर्क डिग्निफाइड होनी चाहिए, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ महिलाओं को देनी है तो देनी चाहिए, इसके लिए सरकार योजना बनाए। इसमें सबसे बड़ी योजना जो चलती है वो है मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसमें पहले बच्चा अगर बेबी होने को है, डिलीवरी होने को है, तो फिर माता को जो है पहले 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, वो अब 26 हफ्ते की कर दी गई है। मतलब 26 हफ्ते तक, वो 6 महीने तक शी कैन लुक आफ्टर हर इन्फेंट बेबी। और इसमें बहुत सारे प्रावधान हुआ करते हैं। तो आर्टिकल 42 एक और है जो वर्किंग प्लेस बहुत ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क वाली होनी चाहिए, साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ देने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 41, 42 लगभग एक से हैं कि जहाँ तक इकोनॉमिक कैपेसिटी सरकार की है, लोगों को रोजगार दे, पब्लिक असिस्टेंस दे, बुजुर्ग हैं, सिख हैं, बीमार व्यक्ति हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या किसी तरीके की फिजिकल चैलेंज है, राइट टू वर्क दे, राइट टू एजुकेशन दे, उसमें बहुत सारी योजनाएं। और आर्टिकल 42 कहता है कि अगर वर्किंग कंडीशन जहाँ पर आप काम करते हैं वो ह्यूमन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग बहुत
कमज़ोर बिल्डिंग हो कभी भी गिर सकती है, या वेंटिलेशन ना हो, पॉल्यूशन बहुत होता है तो उसके किसी तरीके से वेंट लगे होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगे होने चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि वर्किंग कंडीशंस ठीक हो। और महिलाओं की वर्किंग कंडीशंस भी ठीक होनी चाहिए, उनको मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए। इसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हुआ करता है जो 2017 में चेंज हुआ, जिसमें और सुविधाएं उनको दी गई। दिस इज समथिंग अबाउट अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप you are enjoying the content and intent of part 4 of the constitution. It is very, very important for your understanding of the intent of the constitution and content of the constitution. If you do, definitely you will be able to do far better in your examination. चलिए, thanks a lot for watching this video. Thank you.